नमस्ते विद्यार्थियों, अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, वेलकम। मैं रमेश चंद्र भारती आप सभी के लिए लेखन कार्य में एक नया सीरीज और नई श्रृंखला लेकर के आए हैं। बी पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के आज का सेशन होगा। ये पेपर कल शेखावटी यूनिवर्सिटी का होने वाला है। आप सभी के लिए मैं अग्रिम बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो और शेखावटी यूनिवर्सिटी का पेपर अभिनव वनडे सीरीज से हुबहू मैच खाने वाला हो। ये कल देखने के लिए मिलेगा। अब आज के सेशन में इस पेपर के ऊपर हम संक्षिप्त रूप से दृष्टिपात करना चाहेंगे कि आप कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे कल। तो आज का देखिए सेशन, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 भी 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला सेक्शन क्या है? खंड ए दिए गए तथ्यों को उपलब्ध करवाए गए मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है और द्वितीय खंड में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो शॉर्ट आंसर होंगे उनके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देने हैं। इस तरीके से पहला सेक्शन होगा। देखिए इसके बाद में जो 3 सेक्शन आएंगे ए ब से, तीनों सेक्शन में हमने 6 प्रश्न देने के यानी 5 प्रश्न देने का प्रयास किए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके ऊपर हम पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि यदि ये प्रश्न आपके सामने कल पेपर में होते हैं तो आप कैसे इनके पॉइंट्स बना करके आप एक्सप्लेन कर पाओगे। देखिएगा, चलते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए। आप एक बार प्रश्नों को पढ़िएगा और प्रश्नों को पढ़ते हुए आप देखिएगा कि कैसे आप इनका जवाब दे पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कल के प्रश्न पत्र में ये दी प्रश्न हो तो आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर यानी इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिनको भौतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, स्थलाकृतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, भवाकृतिक प्रदेश भी कहते हैं, प्राकृतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, भौगोलिक प्रदेश भी कह सकते हैं, कोई भी नाम आ सकता है। इनमें से आप किसी भी नाम को आप इस तरीके समझें कि वो प्राकृतिक प्रदेश ही है, भौतिक प्रदेश ही है। इनमें से कोई भी आपके लिए नाम आए तो आप एक ही चीज समझें, उन सभी का उत्तर एक ही होगा। तो भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश है उन सभी का वर्णन कर देंगे। आपको पता है भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय मैदान, इस तरीके से 6 भौतिक प्रदेश हैं। 6 भौतिक प्रदेशों का आप वर्णन करते हुए किसी एक का वर्णन भी पूछा जा सकता है। तो 6 भौतिक प्रदेश आप तैयार कर लें। इसमें विशेष तौर से जो इंपोर्टेंट भौतिक प्रदेश है जिसकी संभावना है आने की, एक उत्तर का हिमालय यानी उत्तर का प्रवर्ती प्रदेश हो सकता है, या उत्तर का विशाल मैदान हो सकता है, या प्रायद्वीपीय पठार हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट भौतिक प्रदेश है जिनके बारे में बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, अक्सर प्रश्न आने की संभावना रहती है। ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वाला प्रश्न आप अच्छी तरीके से तैयार रखें। इनमें आप कैसे पॉइंट बना करके आप जवाब देंगे? सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेश मुख्यतः बता करके आप डायग्राम बना सकते हैं और इसके बाद में किसी भी भौतिक प्रदेश का वर्णन कर सकते हैं यदि एक आता है तो। यदि सभी का पूछ लिया गया तो संक्षिप्त शब्दों में इनका जवाब दे सकते हैं। लास्ट में आप यानी सभी भौतिक प्रदेश का वर्णन करने के बाद में लास्ट में भारत का मानचित्र बना करके उसमें भौतिक प्रदेश आप अंकित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं और लास्ट का बिंदु हो सकता है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में आप लिख सकते हैं। इनका संक्षिप्त सारगर्भित तथ्य आप एकत्रित करते हुए सारगर्भित भाषा के रूप में, सारगर्भित तथ्यों के रूप में आप इसको निष्कर्ष रूप में 4 से 5 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका पहला प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न यदि आता है भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है, कथन की समीक्षा करते हुए भारतीय मानसून का विस्तार से वर्णन कीजिए। यदि भारतीय मानसून को लेकर के प्रश्न बनता है तो भारतीय मानसून को आप जरूर आप समझाएं, एक्सप्लेन करें। सबसे पहले भारतीय मानसून का अर्थ बताएं कि भारतीय मानसून का अर्थ क्या होता है, यानी मानसून क्या होता है। ये पहला पॉइंट हो सकता है। फिर भारतीय मानसून का वर्गीकरण कर सकते हैं, कितने वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। फिर प्रत्येक का आप वर्णन करेंगे। वर्णन करने के बाद में भारत का मानचित्र बनाएंगे और मानचित्र बनाने के बाद में लास्ट पॉइंट हो सकता है इसका निष्कर्ष। आप निष्कर्ष लिखिए। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न आने की संभावना हो सकती है भारत की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न यदि आता है तो सबसे पहले आप अर्थ बताइए मिट्टियों का, या मिट्टी या मृदा भी कह सकते हैं इसको। ये बताने के बाद में इनका वर्गीकरण बताइए, यानी मिट्टियों का कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। वर्गीकरण के आधार बता सकते हैं आप सबसे पहले। इसके अलावा वर्गीकरण के आधार पहले ले सकते हैं कि वर्गीकरण के आधार क्या हो सकते हैं। इसके बाद में
आप वर्गीकरण बता सकते हैं। इसके बाद में आप मिट्टियों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इतने जो वर्गीकरण है वो क्यों पाए जाते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। भारत का मानचित्र हो सकता है, स्केच में बना करके मिट्टियों का इसमें प्रदर्शन कर सकते हैं, और लास्ट का टॉपिक निष्कर्ष हो सकता है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न की इन बिंदुओं के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, भारत की अपोहा प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, भारत की अपोहा प्रणाली को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, 3। ये प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो इसको किन बिंदुओं के रूप में आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, भारत का अपोहा तंत्र वाला। तो देखिए, पहला क्या हो सकता है, अर्थ। अपोहा तंत्र क्या होता है, अपोहा प्रणाली क्या होती है। ये करने के बाद में इसका वर्गीकरण, यानी भारतीय अपोहा प्रणाली को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। 3 वर्ग हो गए, उत्पत्ति के आधार पर भी, यानी वर्गीकरण का आधार भी अलग अलग है, उत्पत्ति के आधार पर या समाप्ति स्थल के आधार पर, यानी अपोहा प्रणाली, अपोहा तंत्र कहाँ जाकर के समाप्त होता है। तो देखिए, आप निश्चित रूप से उद्गम के आधार पर देखेंगे तो 3 वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। एक हिमालय से उत्पन्न होने वाली, एक प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न होने वाली नदियां हैं, आप देखेंगे। इसी तरीके से समाप्ति के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा जाता है। आप देखिएगा, एक कौन सी, अरब सागरीय अपोहा तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र, और एक आंतरिक अपोहा तंत्र, यानी अंतः प्रवाह तंत्र। इस तरीके से भी ये प्रश्न हो सकता है, ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या बनता है, यानी ये वर्गीकरण करने के बाद अगला जो है, भारत का मानचित्र बना करके अपोहा प्रणालियों को, मुख्य मुख्य नदियों को आप बता सकते हैं। और लास्ट का टॉपिक हो सकता है निष्कर्ष, निष्कर्ष रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हो चुका है। इस तरीके से अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। यदि छठवां प्रश्न आता है, भारत के खनिजों के वितरण और उत्पादन को समझाइए। भारत के मुख्यतः खनिज, बहुत सारे इंपोर्टेंट खनिज हैं, लोयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन कौन से खनिज है यहाँ पर, उन खनिजों का उत्पादन क्या है, उत्पादन क्षेत्र क्या है, वितरण क्या है। इस तरीके से ये प्रश्न आता है। तो ये भी आप देखिए, सबसे पहले क्या बताओगे आप, परिचय, खनिजों का परिचय देंगे। फिर आप प्रत्येक खनिज का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आप एक्सप्लेन कर दोगे, वर्गीकरण कर दोगे। इसके बाद में आप प्रत्येक खनिज का नाम लेकर के, जैसे लोहायस्क खनिज है, लोहायस्क का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्पादक क्षेत्र, इनका उत्पादक क्षेत्र बता दोगे, वितरण बता दोगे, इनका उपयोग भी बता सकते हो। इस तरीके से आप एक प्रश्न एक्सप्लेन कर दिए। इसी तरीके से दूसरा खनिज ले लेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे। और लास्ट में आप भारत का मानचित्र बना करके प्रमुख खनिजों का उत्पादन क्षेत्र आप प्रदर्शित कर दोगे। और लास्ट का टॉपिक हो जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में भी आप लिख जाएंगे, 4 से 5 लाइनों में सारगर्भित तथ्य आप वर्णित कर देंगे। इस तरीके से ये अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन, ये हमारा ए सेक्शन था। अगला यदि ए सेक्शन आता है तो इसमें, यानी बे सेक्शन, बे सेक्शन के अंदर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिएगा, आप प्रश्नों के ऊपर ध्यान डालिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, बे सेक्शन में कृषि से संबंधित यानी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, उनके उत्पादन और वितरण को लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर मुख्य फसलें डाली है, जैसे हमने चावल, गेहूं, कपास, तंबाकू, गन्ना, बाजरा, ये प्रमुख फसलें हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि चावल की फसल पूछी जा सकती है, गेहूं की पूछी जा सकती है, कोई एक फसल या 2 फसलों का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले तो आप जैसे चावल, इसके आप किस में बता सकते हैं, इसके बाद में उत्पादक क्षेत्र बता सकते हैं, इसके बाद में उत्पादन बता सकते हैं कितना होता है, इसके बाद में व्यापार बता सकते हैं, किन देशों के मध्य आयात निर्यात होता है। इस तरीके से पॉइंट्स बना करके इनका एक्सप्लेन कर सकते हैं। चावल करने के बाद में गेहूं का दे सकते हैं, ऐसे कैसे। फिर लास्ट में आप मानचित्र बना करके उत्पादक क्षेत्र बता सकते हैं कि गेहूं, चावल, इनका उत्पादन कहाँ होता है। और लास्ट में निष्कर्ष ये बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 8वां देखिए, अगला प्रश्न क्या है, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, इनमें से भी कोई 2 या 1 का वर्णन पूछा जा सकता है। तो उद्योग में से भी प्रश्न बार बार अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर यदि उद्योग आ जाता है तो उद्योग का अर्थ बता सकते हैं सबसे पहले आप। फिर कोई भी उद्योग आ गया, उस उद्योग का परिचय दे दिया आप, जैसे सूती वस्त्र उद्योग आ गया, उसका परिचय दे दिया। इसके उत्पादक क्षेत्र आ गए, यानी सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा व्यापार आ गया, इससे पहले उत्पादन दे सकते हो आप, कितना उत्पादन होता है, कौन कौन से क्षेत्र सर्वाधिक उत्पादन करने वाले हैं।
इसके बाद में व्यापार किन देशों के साथ, किन राज्यों के साथ आपस में आयात निर्यात होता है। लास्ट में निष्कर्ष, सॉरी मानचित्र, और मानचित्र बना करके उसमें प्रदर्शित कर देंगे कि उस उद्योग के प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं, उस मानचित्र के अंदर आप प्रदर्शित कर देंगे। और लास्ट में है निष्कर्ष। निष्कर्ष में 4 से 5 लाइनों में आप निष्कर्ष करके इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमारा अगला प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, भारत के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बार बार आता है। तो भारत के औद्योगिक प्रदेश क्या है? सबसे पहले यदि ये प्रश्न आता है तो इसका सबसे पहले आप अर्थ बताएंगे कि औद्योगिक प्रदेश होता क्या है। फिर देखिए वर्गीकरण, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, उनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, ये एक्सप्लेन कर देंगे। फिर प्रत्येक का आप वर्णन करेंगे, प्रत्येक औद्योगिक प्रदेश का, कौन से औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं, उनका अहमियत क्या है, उनकी वैल्यूएशन क्या है, ये सब चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद में मानचित्र बनाएंगे भारत का, और भारत का मानचित्र बना करके उसमें औद्योगिक प्रदेशों को वितरित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे आप। और लास्ट का टॉपिक है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में 5 से 7 लाइनों में आप निष्कर्ष लिख देंगे, सारगर्भित तथ्य आप एकत्रित करके इस देंगे। इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के जनसंख्या वितरण को समझाते हुए जनसंख्या वृद्धि पर प्रकाश डालिए। यानी भारत की पॉपुलेशन को लेकर के प्रश्न बनता है। यहाँ पर पॉपुलेशन रिलेटेड क्या है, जनसंख्या वितरण आ सकता है, जनसंख्या वृद्धि आ सकती है। तो देखिएगा, यदि ये प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप अर्थ बताइए। जनसंख्या वितरण का आता है तो वितरण का अर्थ बता दीजिए, जनसंख्या वृद्धि आती है तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ बता दीजिए। अर्थ बताने के बाद में मुख्य जनसंख्या क्षेत्र यानी जनसंख्या मुख्य वितरक केंद्र कौन कौन से हैं, जनसंख्या का वितरण संकेंद्रण कहाँ कहाँ है, अधिक जनसंख्या वाले, मध्यम जनसंख्या वाले, कम जनसंख्या वाले, न्यून जनसंख्या वाले। इस तरीके से उसको क्लासिफिकेशन करके इसका एक्सप्लेन कर देंगे आप। इसके बाद में मानचित्र बनाएंगे भारत का, मानचित्र बना करके जनसंख्या वितरण को आप एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से जनसंख्या वृद्धि का आता है तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक बता सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि आप बता सकते हैं कम ज्यादा कैसे जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ अप डाउन होता है। इसके बाद में आप मानचित्र बना करके जनसंख्या वृद्धि को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक क्षेत्र वाले हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम होती है, मध्यम होती है, उनको आप मानचित्र के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं आप। इस तरीके से ये टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा बेस सेक्शन हो गया। बेस सेक्शन के बाद में अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम, सेस सेक्शन के ऊपर। सेस सेक्शन आता है तो इसमें आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिए। सेक्शन आता है तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। 11वां प्रश्न क्या है, भारत में प्रादेशिक असंतुलन पर प्रकाश डालिए। यानी रीजनल इम्बैलेंस, प्रादेशिक जो असंतुलन है, कुछ प्रदेश ऐसे जिनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनका डेवलपमेंट बहुत कम है, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। तो जो असंतुलन है प्रदेशों का वो क्या है। तो यदि ये प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले प्रादेशिक असंतुलन का अर्थ एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद में प्रादेशिक असंतुलन के कारण आप बताएंगे, प्रादेशिक कारण क्या है। फिर आप इसके विकास की योजनाएं क्या है, प्रादेशिक संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये बताएंगे। और लास्ट में निष्कर्ष बता देंगे, क्या निष्कर्ष हो सकता है इसका। इस तरीके से ये प्रश्न भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन्हीं 2 आर्थिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। आर्थिक प्रदेशों का भी प्रश्न अक्सर आता रहता है। तो इसका सबसे पहले आप अर्थ बताएंगे कि आर्थिक प्रदेश क्या होते हैं। उसके बाद में प्रमुख आर्थिक प्रदेश बताएंगे या वर्गीकरण कर देंगे आर्थिक प्रदेशों का। इसके बाद में किन्हीं 2 का वर्णन पूछ रहे हैं तो दोनों का वर्गीकरण कर देंगे, वर्णन कर देंगे। इसके बाद में मानचित्र, भारत के मानचित्र में आर्थिक प्रदेश का वितरण दर्शा देंगे। और लास्ट में निष्कर्ष। इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका इन पॉइंट्स के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में परिवहन के प्रभावों का विस्तार से समझाइए। परिवहन का क्या प्रभाव पड़ा है भारत की व्यवस्था के ऊपर, भारत के विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। तो पूरे परिवहन व्यवस्था के महत्व को आप समझाएंगे। ये प्रश्न आता है तो देखिए, परिवहन के प्रभावों को सबसे पहले आप अर्थ बताएंगे कि परिवहन होता क्या है। आगे परिवहन के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, परिवहन के प्रभाव, तो उन प्रभावों का आपको पॉइंट्स के रूप में वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, ये प्रश्न आ गया तो इस तरीके से। तो ये 3 पॉइंट के माध्यम से ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पर्यावरणीय मुद्दों पर निबंध लिखिए। पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं, उन मुद्दों के ऊपर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, या यूं कह सकते हैं कि पर्यावरणीय क्या समस्याएं हैं,
तो चाहे अकाल को लेकर के, सूखे को लेकर के, भूकंप को लेकर के, ज्वालामुखी को लेकर के, ये बाढ़ को लेकर के, ऐसे मुद्दे हैं जो आज वर्तमान में पर्यावरणीय मुद्दे, ओजोन को लेकर के पर्यावरणीय मुद्दे चर्चा में हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण को लेकर के। ऐसे मुद्दों के ऊपर कोई भी एक या दो मुद्दों के ऊपर आपसे इंडिविजुअली पूछा भी जा सकता है कि प्रॉपर इस मुद्दे पर आप एक्सप्लेन, तो आप कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से यदि प्रश्न आता है तो उसको आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। लास्ट का प्रश्न है टिप्पणी। कोई दो टिप्पणी पूछी जा सकती है। भारत की जलवायु प्रदेश पूछे जा सकते हैं, कोपेन के अनुसार, थॉर्नथ्वेट के अनुसार, ट्रिवार्थ के अनुसार, ये अक्सर प्रश्न आता रहता है। भारत के कृषि प्रदेश पूछे जा सकते हैं। कृषि प्रदेश क्या होता है, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, वर्गीकरण के आधार क्या हो सकते हैं, उस कृषि प्रदेश में कौन कौन सी कृषि फसलों का उत्पादन होता है, तो ये भी पूछा सकता है। लास्ट में मानचित्र बना सकते हैं और निष्कर्ष लिख सकते हैं। ऐसे भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, इसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का होता है। ऐसे ही जनसंख्या घनत्व का आप वर्गीकरण कर सकते हैं, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, मध्यम वाले, न्यून वाले, और ऐसे भारत का मानचित्र बना करके जनसंख्या घनत्व का वितरण आप दर्शा सकते हैं। लास्ट का टॉपिक है नदी जोड़ो योजनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भारत की आने वाले भविष्य को लेकर के। नदी जोड़ो योजना एक बहुत ही बड़ी स्कीम है। यदि इसको भारत अप्लाई करता है बहुत जल्दी, तो निश्चित रूप से भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अकाल और सूखा पड़ता है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ आती है। बाढ़ वाले क्षेत्रों से नदियों को जोड़ करके अकाल वाले क्षेत्रों, सूखा वाले क्षेत्रों तक उनके पानी के बहाव को यदि सुनियोजित किया जा करके और वहां तक सप्लाई किया जा सके, तो एक तरफ बाढ़ की समस्या समाधान हो सकता है, दूसरी तरफ अकाल और सूखे की समस्या का समाधान है। इस तरीके से ये स्कीम और ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप विद्यार्थियों को आप मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने हमारे सेशन को देखा, सुना। आप ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, आपकी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि आपका इंडियन ज्योग्राफी का पेपर बहुत ही शानदार हो, हूबहू अभिनव वनडे सीरीज में से ये पेपर आए, ऐसी शुभकामनाएं आपको प्रेषित करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।